होटल मोरिया में पुलिस की छापेमारी की खबर मिल रही है। 6 युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डीएसपी के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई और सभी से अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में होटल मोरिया है, जहां पुलिस की टीम ने आज छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक डीएसपी के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है और होटल से 6 युवती को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां होटल मोरिया में आज पुलिस की टीम अचानक छापेमारी करने पहुंच गई और मौके से 6 युवती को हिरासत में लेने की खबर मिल रही है। डीएसपी के नेतृत्व में आज ये छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि अब पुलिस सभी 6 युवतियों से पूछताछ कर रही है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में होटल मोरिया है और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला? जी, बता दें कि राजधानी रांची में कई जगहों पर सेक्स रैकेट जो है वो चलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी दरमियान अरगोड़ा थाना क्षेत्र के एक मोरिया होटल में भी पुलिस के द्वारा आज सुबह जो है वो रेड की गई है, जहां से 6 लड़कियों को जो है वो बरामद किया गया। इसके साथ ही 4 लड़कों को भी मौके पर बरामद किया गया है, जिन्हें फिलहाल हिरासत पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी अब तक सामने आई है, सभी लड़कियों का कनेक्शन जो है वो बंगाल से है और तमाम जो लड़कियां हैं बंगाल के रास्ते ही झारखंड पहुंची है और रांची में ये जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी। पूरे मामले में फिलहाल अभी जांच जारी है। पुलिस मामले के अनुसंधान के बाद इस मामले में और भी खुलासे कर सकती है। बता दें कि पिछले दिनों ये बातें जो हैं वो सामने आई थी कि बंगाल से ही झारखंड में जो जिस्म फरोशी का धंधा है वो चल रहा है। होटलों का भी कनेक्शन है और इसे लेकर कहीं ना कहीं होटल व्यवसायियों पर भी अब जो कार्रवाई है वो करती हुई रांची पुलिस दिख रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर दुमका से है, जहां पुलिस ने महिला के अधजले शव की पहचान कर ली है। परिजनों ने उसके हाथ में बने टैटू से महिला की पहचान की। बता दें कि महिला एक बच्चे की मां है, लेकिन उसका मोहनपुर गांव के पवन चौधरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेमी ने घुमाने के बहाने महिला को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बारे में पता चला हम लोग को, तो देवघर की रहने वाली है, मोहनपुर एक जगह है वहाँ की, और उसका शादी दुमका हुआ था और उससे एक बेटी भी है। इसी क्रम में उसका गांव जहाँ मायके था वहीं का एक रहने वाला लड़का के साथ उसका दोस्ती था, संबंध था और वो उस पर लगातार शादी करने के लिए दबाव बना रही थी और लड़का उससे शादी करना नहीं चाह रहा था, जिसके कारण उसकी हत्या की। उसने अपने संलिप्तता उसमें स्वीकार किया है। पवन चौधरी मारा था। 5 यहाँ से 4 तारीख से लेगा इसको और 5 तारीख के दोपहर में बचा दिया और 6 तारीख को इसको मतलब लिख के भेजे कागज में। कहाँ भी बॉडी हॉस्पिटल है, पता ना, झाड़ी में। अरे नाम है जीत, कोई मोबाइल में चला फोटो भेजा। अब बुदला पल्ला के यहाँ से दुमका से निकाल के ले गया है, मोबाइल में भेज दिया है फुल कुमारी। बोला है चलो हम शादी करेंगे, कोर्ट से शादी करेंगे तुमको। पवन चौधरी। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। युवती गर्भवती हो गई तो युवक ने युवती पर गर्भपात कराने का दबाव भी बनाया। आरोपी युवक का नाम शशि प्रकाश मालतो है। यौन शोषण की शिकार युवती का जब तीसरी बार गर्भपात कराया गया तो युवती की हालत बिगड़ गई। बिगड़ती हालत को देख युवती के माता पिता ने युवक से इलाज के लिए कहा तो युवक ने भर्ती कराना तो दूर, शादी करने से भी इनकार कर दिया। युवती ने बताया कि युवक से बीते 5 साल से प्रेम संबंध था। युवती के माता पिता ने थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। आप कैसे घुस गए? हाँ, प्रेग्नेंट थे, हो गए हैं सर अभी। तो वो दूसरा लड़की को लाया है। क्या बोला था, शादी करेंगे? शादी करेंगे बोला था सर, बात क्या था। इसके बाद फिर दूसरा लड़की को लाया है, अभी नहीं बात कर रहा है वो। हम गए तो उसका घर वाला बोला कि आप हम नहीं रखेंगे। अच्छा।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के 7 पुलिस जवानों को गैलेंट्री मेडल मिलने वाला है। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे को गैलेंट्री मेडल मिलेगा, तो वहीं एसआई विश्वजीत सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। एएसआई सच्चिदानंद सिंह को भी गैलेंट्री अवार्ड मिलने जा रहा है। हवलदार उमेश सिंह, कांस्टेबल सुभाष दास का नाम भी है। कांस्टेबल रविंद्र टोप्पो और गोपाल गंजू को भी गैलेंट्री मेडल मिलेगा। फायर सर्विस से प्यारे लाल तांबे को गैलेंट्री मेडल मिलने वाला है। और आपको बता दें, गैलेंट्री मेडल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आज वीरता और प्रतिष्ठित आचरण सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है और कल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इन सभी को गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा। गढ़वा जिले के एसपी दीपक पांडे को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। गृह मंत्रालय एसपी दीपक पांडे को उनके बेहतर कार्य के लिए ये सम्मान देगा। दरअसल एसपी दीपक पांडे ने साल 2022 में भाकपा माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस दिखाया था और उनके नेतृत्व में भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंजू के करीबी दोस्त सब जोनल कमांडर चंद्रभान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। साथ ही दूसरे सब जोनल कमांडर गोविंद ब्रिजिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए थे। तब एसपी दीपक पांडे लोहरदगा में तैनात थे। राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड मिलना किसी भी पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी के लिए बहुत गौरव का क्षण होता है। और ये अवार्ड जब मैं 2022 में लोहरदगा जिला में एडिशनल एसपी ऑपरेशन के रूप में पदस्थापित था, उसमें 29 दिसंबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि माओवादी का जो रविंद्र गंजू है रीजनल कमेटी मेंबर, उसका दस्ता आया हुआ है बगड़ू थाना अंतर्गत। इसी सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन प्लान किया गया था सीआरपीएफ और जिला पुलिस को मिला करके। उस ऑपरेशन को मैं लीड कर रहा था। और राज्य से आपको बड़ी खबर बता दें, वित्त मंत्री की अहम बैठक, स्टेट बैंकर्स के साथ हुई बैठक। कृषि मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। किसानों को ज्यादा लोन मिलने पर चर्चा की गई है और कृषि लोन माफी में 19 करोड़ लोन की माफी की बात भी कही गई। तो बड़ी खबर आपको राज्य से बता दें, जहां वित्त मंत्री की अहम बैठक हुई। स्टेट बैंकर्स के साथ ये अहम बैठक की गई है, जिसमें कृषि मंत्री भी बैठक में शामिल रहे और बताया जा रहा है कि इसमें किसानों को ज्यादा लोन मिलने पर चर्चा हुई है, यानी कि बैंक किसानों को ज्यादा लोन दे, इस पर चर्चा की गई। और कृषि लोन माफी में भी 19 करोड़ लोन की माफी की बात कही गई है। बढ़ते आगे, एसएलबीसी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। दीपिका पांडे सिंह ने एसएलबीसी के बैठक में कहा कि कृषि लोन में 1900 करोड़ रुपए लोन की माफी, आसानी से किसानों को लोन देने पर उन्होंने सहयोग मांगा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो किसान हैं वो आसानी से बैंक से लोन ले सके, इसमें सहयोग करना होगा। बैंक स्कीम को आसान बनाया जाए ताकि आसान शब्दों में लोगों को ये समझ में आए और उससे वो स्कीम का फायदा उठा सके। लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर की भी दीपिका पांडे सिंह ने मांग की है, जिससे वो अपनी परेशानी बैंक को बता सके। इसके साथ ही मांग की गई 50% झारखंड सरकार और 50% बैंक माफ करे। इस साल खरीफ के फसल पॉजिटिव हैं। 36 लाख किसानों के डिटेल्स हमारे पास हैं। सिर्फ 6 लाख ही लोग लोन का लाभ ले पा रहे हैं, यानी आंकड़ा देखिए 36 लाख लोगों का है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें से सिर्फ 6 लाख ही लोग ऐसे हैं जो लोन का लाभ उठा पाते हैं। लैंड डेटा नहीं होने पर बैंक लोन देने पर विचार करे और दूसरे के खेत पर काम करने वाले किसानों को भी लोन मिले, इसका भी ध्यान रखा जाए। डेयरी, फिशरी और अन्य किसानों को भी लोन के कवरेज में लाया जाए। एफपीओ को सरकार मदद कर रही है, उनको भी बैंक क्रेडिट दे।
और देखिए, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पर स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में चर्चा हुई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से आवेदन मंगाए जाएंगे। राजेश ठाकुर से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर अभी तुरंत दिल्ली से रांची लौटे। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि एक बड़ी बैठक थी, उस बैठक पर सभी लोगों की नजर भी थी। क्या कुछ हुआ बैठक में? देखिए, सबसे पहले तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। अध्यक्ष खुद किसी घोटाले में इन्वॉल्व हो जाए तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम चरमरा गया है, या यूं कहिए घोटाले में लिप्त हो गया है। तो उसको लेके हमें सड़क पे जाना है। दूसरी बैठक हमारी थी जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, वो स्क्रीनिंग कमेटी की एक पहली मुलाकात जो उनके अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके साथ हुई और पूरी तरह से चर्चा हुई कि किस तरह से हमें सभी लोगों का आवेदन देना है। हमने पहले ये कर दिया है और 15 दिन का वक्त दिया है। सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, सभी अपनी दावेदारी कर सकते हैं और उसके बाद जो दावेदारी होगी उसकी जांच पड़ताल करके और स्क्रीनिंग कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करके रांची आ करके और एक शुरुआत करे। और जब हमने 24 जिला में आवेदन मांगा है तो सभी विधानसभा से लोग देंगे। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पर सीआरपीएफ 172 बटालियन ने तिरंगा यात्रा निकाला। भारी संख्या में जवानों और ग्रामीणों ने तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट नृपेंद्र सिंह ने कहा है कि तिरंगा यात्रा हमें एक नई जोश देता है। बूढ़ा पहाड़ हो या जिला मुख्यालय, हम लोग इसके माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच राष्ट्रीयता जगाना तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को पैदा करना। आपको मालूम है कि गढ़वा जिले में हमारी तैनाती विभिन्न दूर दराजों के इलाकों में है। जो उग्रवाद प्रभावित रहा है, आज हमने उग्रवाद के चुंगल से उसे मुक्त कराया है। वहाँ पर लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा है और अनेक विकास कार्यक्रम वहाँ चल रही है। वहाँ पर जो हमारी कंपनियाँ तैनात है वो विभिन्न इलाकों में जा कर के दूर दराज इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए तेनूघाट डैम के गेट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहले से ही डैम का 4 गेट खुला हुआ है और आज एक और गेट को खोलने की बात कही जा रही है। 4 रेडियल गेट खुल जाने से तेनूघाट डैम का जलस्तर 850 फीट हो गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। लगातार हो रही बारिश के कारण तेनूघाट डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण 4 फाटक को पूरी तरह से खोल दिया गया है और 5वें फाटक को भी खोले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो पूर्वानुमान है बारिश का, उसके मुताबिक तेनूघाट प्रमंडल इस पर निर्णय लेगा। 15,144.436 क्यूसेक पानी दामोदर नदी में प्रवाह हो रहा है। वहीं अगर डैम के जलस्तर की बात करें तो 850.80 जो फीट है उससे भी अधिक जलस्तर बढ़ चुका है। और जिस प्रकार से पूर्व में 8 फाटक खोलने के बाद बंगाल में बाढ़ की स्थिति आई, ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति भी जताई और भाजपा के नेताओं जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री ने इसकी आलोचना की, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और तेनूघाट डैम को खोलने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में जो समन्वय है झारखंड और बंगाल सरकार का आपस में जो विवाद होने के बाद हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुधार हुआ होगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18। लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से जहां किसानों को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जिले के उसरी नदी में पानी उफान पर है, जो आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। आते जाते राहगीर रुक रुक कर नदी के तेज बहाव को निहार रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, ये गिरिडीह की उसरी नदी का है
और काफ़ी दिनों के बाद ये प्रचंड जो आपको जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद इस तरह उछाल जो जल स्तर में हुआ है नदियों में, तो पानी आप साफ देख सकते हैं किस तरह से तरंगें उफान पर हैं, नदियां उफान पर है। और लगातार गिरिडीह जिले में हो रही बारिश की वजह से एक और जहां गर्मी से राहत किसानों को मिली, लोगों को मिली है, वहीं किसानों को भी फायदा हुआ है, क्योंकि किसान भी खेती बाड़ी बढ़िया से कर पा रहे हैं। बारिश अच्छी से हुई है, इसलिए वो 2-3 दिन पहले मैं इधर से गुजर रहा था तो बारिश नहीं हुई थी, सूखा हुआ था। और बारिश पानी अच्छा लग रहा है देखने में, वही देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है भाई? विकास अजरा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। यही कहना चाहूँगा, 2-3 दिन पहले गए थे एकदम सूखा पड़ा था नदी, और ये भी देखे एकदम बारिश से जल थल भरा हुआ है। सेल्फी वगैरह भी ले तो इसलिए हम लोग रुक के थोड़ा सेल्फी वगैरह लेने लगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। खूब लुत्फ उठा रहे हैं, और जो राहगीर हैं आने जाने वाले रुककर इस नदी का जो लगातार जलस्तर बढ़ा है उसका दृश्य का, मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। हजारीबाग में बिहार, झारखंड और बंगाल का पहला मल्टी टॉपिक एग्रीकल्चर फार्मिंग मॉडल तैयार किया जा रहा है। दरअसल इस मॉडल के तहत मत्स्य पालन के साथ साथ मोती, मखाना और पानी सिंघाड़ा की खेती भी की जाएगी। मत्स्य विभाग में मछली पालन के साथ साथ मोती, मखाना, पानी फल और सिंघाड़ा की खेती एक साथ करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए मुंबई से कृषि वैज्ञानिकों की विशेष टीम आई है। मुंबई से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम कुमार की माने तो ये मत्स्य पालन की एक नई तकनीक है जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत कटकम सांडी के मछली पालक राजेंद्र रविदास अपने तालाब में इसे शुरुआत करने जा रहे हैं। इस विधा से फायदा तो जरूर होगा कि उनको सिंघाड़ा या और भी जो भी एक्वेटिक प्लांट होंगे उससे भी जो भी लाभ मिलेगा, बल्कि एक लोकल में एक और भी कुछ एक्वेटिक प्लांट है जो साग के रूप में इस्तेमाल होता है। एक उदाहरण के रूप में यहाँ बताते हैं कि मैं सारे किसान भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ कि समान भाषा में आप एक तालाब से 3 उत्पादन ले सकते हैं। पहले आप एक तालाब से सिर्फ मछली लिया करते थे, अभी आप एक तालाब से मछली, मखाना या तो उसको सिंघाड़ा या फिर मोती उत्पादन करने वाला जो मसल है उसको उत्पादन कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं। मत्स्य पालन का ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरे पास निजी तालाब है और उस तालाब में 3-4 वैरायटीज का मत्स्य पालन करेंगे। जैसे मोती का भी प्रशिक्षण हो रहा है, उसका नया सर्कुलर जो हम लोग प्रशिक्षण में ले रहे हैं, उस प्रशिक्षण में हम लोग ले करके अच्छा डेवलप और उन्नति करेंगे। रांची के पशुपालन सभागार में कृषि विभाग की ओर से राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभाग के मंत्री से लेकर सचिव और निदेशक मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले से आए अधिकारियों को खरीफ फसलों पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें कम पानी में बेहतर खेती के तकनीक बताए गए। इस मौके पर राज्य मिलेट मिशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही एक किसान को पोर्टल पर रजिस्टर भी किया गया। कि राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शक, विभागीय मंत्री और सचिव के निरीक्षण में खरीफ 2024 के लिए सभी पदाधिकारी जो जिला लेवल पे कार्य करते हैं या सब डिविजनल लेवल पे, उन सभी पदाधिकारियों के लिए एक खरीफ का वर्कशॉप आयोजन किया गया था। साथ ही साथ माननीय मंत्री महोदय के प्रेजेंस में FPO ग्रांट का हम लोगों ने पोर्टल लॉन्च किया। धनबाद में गरीब मजदूरों को दूसरे प्रदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मानव तस्करी करने का गैंग सक्रिय है। मजदूर नौकरी के लालच में बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। खासकर ये बिचौलिए आदिवासी गरीब परिवार को अपना निशाना बना रहे हैं। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के नावाटांड की आदिवासी महिला ने DC और SSP को लिखित आवेदन दिया है और अपने लापता पति को सकुशल घर वापस लाने की गुहार लगाई है। लापता मजदूर की पत्नी अपने बच्चों के साथ DC कार्यालय का चक्कर लगा रही है। मजदूर के परिवार वालों ने बताया कि गांव के एक दलाल जीतन मुर्मू ने 25,000 की नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित सुरेश मुर्मू को 3 महीने पहले विशाखापट्टनम ले गया था और कुछ दिन पहले उसका बैग और आधार कार्ड भेज दिया गया। SSP ने बरवा अड्डा थानेदार को कार्रवाई का निर्देश दिया है। जो गांव वाला वहाँ का ले गया है बाहर और ले जा करके वहाँ कहाँ रख दिया, ने क्या किया, उसका आधार कार्ड
फोटो पैसा भी भेज दिया गया और आदमी को बोले थे, वो इडली का ट्रेन में छूट गया। अब ट्रेन में छूट गया है कि भेज दिया ने क्या किया है, हम लोग को उसी आदमी को पकड़ रहे हैं कि इसीलिए किसी के पास आए हैं। न गया था काम करने के लिए, गांव का लड़का एक था, चलो काम पे ले जाएंगे। उसके बाद तो गया, जबरदस्ती घर से लेके गया 2-3 महीना हो गया। फोन तो करता था। क्या बोलता है? वो बोलता था हम घर जाएंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, घर जाएंगे, पैसा नहीं देता था। धनबाद में एनएचएम घोटाला मामले में आरोपी प्रमोद सिंह के आवास पर ईडी की रेड खत्म हो गई है। बता दें कि ईडी ने लगभग 8 घंटे तक जांच पड़ताल की। इस दौरान ईडी ने कई अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया है। ईडी ने प्रमोद सिंह को अगले बुधवार को ईडी दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश भी दिया। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। एनएचएम घोटाले के मुख्य किंगपिन प्रमोद सिंह के आवास में ईडी की टीम आज फिर से एक बार दबिश दी थी। लगभग 8 घंटे तक प्रमोद सिंह के आवास में ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की। इस दौरान ईडी की टीम प्रिंटर लेकर अंदर गई और कई अहम दस्तावेजों को कॉपी कर अपने साथ ले गई है। 4 जुलाई को भी ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और उस दौरान 4 वाहनों को जब्त की थी और कई अहम दस्तावेजों को ले गई थी और आज फिर से एक बार कई अहम दस्तावेजों को लेकर गई है। 11 जुलाई को प्रमोद सिंह को ईडी की टीम ने तलब किया था, लेकिन अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए प्रमोद सिंह हाजिर नहीं हुए थे और जिसके बाद आज ईडी की टीम यहां पहुंची, लगभग 8 घंटे तक जांच पड़ताल की और कई अहम दस्तावेजों को भी अपने साथ ले गई है। सूत्र बता रहे थे कि प्रमोद सिंह को आज ईडी की टीम अपने साथ ले जाती, लेकिन प्रमोद सिंह अपने आवास में उपलब्ध नहीं थे। आवास में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार ही उपलब्ध थे। अगले बुधवार को ईडी की टीम के सामने प्रमोद सिंह को पेश होने का आदेश मिला है। देखना है कि प्रमोद सिंह इस बार बुधवार को प्रस्तुत होते हैं या नहीं, या फिर अन्य कोई कारण बताकर फिर ईडी की टीम से बचने का प्रयास करते हैं। पूरा मामला एनएचएम घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग 7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। पहले इस मामले को एसीबी देख रही थी और उसके बाद फिर ईडी अपने अंडर में ले ली। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।